मेरा ये प्राथमिकता रहेगी, मैं 4th सैटरडे भी छुट्टी कराऊं। जिस तरह की हमारे अधिवक्ताओं की डेथ हो जाती है उसमें पैसे टाइम पे नहीं मिल पाते, और उसकी मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं सरकार से मिलके उनको शीघ्र से उनके चेकों का भुगतान कराऊं। बार इशू में जितने वकील आते हैं सब काम करने आते हैं और काम करते हैं, वो काम करेंगे तब उन्हें पैसे मिलेगा, कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं। जुडिशियल अफसर को तनख्वाह मिलती है, वो उनके यहाँ पेंडिंग ज़्यादा है। वकील की सुरक्षा के लिए हमारे तो अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बन पाया। हम पहले तो क्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो किसी तरह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम हमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के उत्तराखंड बार एसोसिएशन के कार्यालय में, जहां हम बातचीत करेंगे बार एसोसिएशन चेयरमैन के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, चेयरमैन बनने के बाद क्या आपका पहला कदम रहेगा नई रणनीतियों को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं उत्तराखंड बार काउंसिल का चेयरमैन बना हूँ। इसका मतलब ये होता है सारे उत्तराखंड की जितने भी अधिवक्तागण हैं बड़ी टिकटी नज़र से मुझे देख रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या करूँगा। आपका पक्ष बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ केवल सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है हमें, और संडे के अलावा एक सेकंड सैटरडे की। मेरा ये प्राथमिकता रहेगी, मैं 4th सैटरडे भी छुट्टी कराऊं, जिससे अधिवक्ता लोग अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और उन्हें तैयारी करने का अच्छा मौका मिल सके। वो जो जजमेंट होते हैं उनको अच्छी मेहनत करके वहाँ पे जाके उनको अपने तर्क दें, जिससे अच्छे जजमेंट, क्वालिटी जजमेंट आए। तो सबसे पहले तो मैं ये करवाऊँगा। और दूसरा, कई चीज़ें हैं जिस तरह की हमारे अधिवक्ताओं की डेथ हो जाती है उसमें पैसे टाइम पे नहीं मिल पाते, और जो मैच्योर हो जाते हैं वकील साहब उनको पैसे नहीं मिल पाते। उसकी मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं सरकार से मिलके उनको शीघ्र से उनके चेकों का भुगतान कराऊं। ये दो मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि समय मुझे कम मिला है, लेकिन फिर भी इतने पूरे समय में मैं कार्य करूंगा। और जो वहाँ के बार एसोसिएशन के, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो भी लोग हैं उन सबसे मेरी मुलाकात होगी, तो हम सब एक राय होकर कि हमें एक 4th सैटरडे भी मिल जाए, सबसे मैं सहमति लेके तब मैं जो कहूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड से बात करूँगा। और ये कम से कम इतना तो मैं जरूर कराऊंगा अपने कार्यकाल में कि एक छुट्टी और हो, जिससे अधिवक्ता अपने परिवार के साथ समय दे सके और अपनी तैयारी बहुत ढंग से करके आ सके, जिससे क्वालिटी जजमेंट आएंगे और बहुत सभी के लिए। और ये सारी जो जजमेंट होते हैं, क्वालिटी जजमेंट है या कोई भी चीज़ है, ये सब हमारे समाज के लिए है, हमारे लोगों के लिए है, वादकारियों के लिए है। इसका सारा फर्क जो है और सारा लाभ जो है वादकारियों को होगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जितने जूनियर अधिवक्ता हैं इनके साथ मैं खड़ा हूँ। इनके साथ कोई अगर दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो इनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और इनकी समस्या का समाधान करूँगा। और हमारा सबसे बड़ी बात ये है, हम ये चाहते हैं कि जितनी भी कोर्टें हैं, हम लोग को कि जितने भी वकील हैं ये हम लोग भी कोर्ट अफसर होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले। अगर हम कोर्ट को सम्मान देते हैं तो उतना ही हमें सम्मान कोर्ट हमें दे। अगर कोर्ट हमें सम्मान नहीं देगा तो उसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं कंटेम्प्ट से भी नहीं डरता हूँ और ना ही मैं किसी से और चीज़ से डरता हूँ। और यही जोश सारे हमारे अधिवक्ताओं के पास है, और हम इसका पूरी तरह पालन करवाएंगे कि न्याय अधिकारीगण भी हमें उसी तरह का सम्मान दे जैसे हम उन्हें सम्मान देते हैं। जी सर, उत्तराखंड में वर्तमान में जो न्यायिक प्रणाली है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो, क्योंकि हमारे जो नए अधिकारीगण आते हैं, न्यायिक अधिकारीगण, उनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है कि वो लोग ढंग से समझ नहीं पाते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट निकाला है कि वो नई भर्ती उन्हीं करेंगे जिनके पास 3 साल का अनुभव होगा। पहले होता था बच्चा 12th पास किया, 12th पास करने के बाद उसने ये किया, LLB किया, 5 साल का LLB करने के बाद 1-2 साल अपने घर में बैठ के तैयारी की और वो जज बन के आ गया। उसे अनुभव नहीं रहता, सामाजिक अनुभव उसके पास नहीं रहता, तो वो उटपटांग जजमेंट करता है। तब ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है कि 3 साल आपकी प्रैक्टिस अनिवार्य है। और उसमें भी ये नहीं कि घर बैठ के आप कहीं बार एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो गए और आप चल रहे हो, नहीं, आपके वकालतनामे लगने चाहिए, ऑर्डर में आपका नाम होना चाहिए। जब ये कोई भी जुडिशियल अफसर अगर 3 साल वकालत करके जाएगा तो बहुत बढ़िया जजमेंट प्रोनाउंस करेगा और वादकारियों के लिए बहुत हित की बात होगी। हम लोग जो कहते हैं ना कि जज को कुछ नहीं आता, तो वो जज हमें बताएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है, जब उसका अनुभव होगा और वो वकालत करके जाएगा। रिलीफ शब्द उसको तभी पता लगेगा, रिलीफ का असली मतलब क्या होता है, जब वो वकालत करेगा। सर, बेंच और बार के बीच कैसे समन्वय बनाया जा सकता है? ये तो सीधी बात है कि न्याय प्रणाली के 2 पहिए हैं। होता क्या है,
जुडिशरी ने अपने को ट्रैक्टर का पहिया बता दिया और हमें साइकिल का पहिया, और कह रहे दोनों साथ चलो, ऐसा संभव नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी दोनों पहिए एक हों और हम लोग वक्त वक्त पे बात करते रहें, हमारी मीटिंगें होती रहें, हम जुडिशरी अफसर को बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या दिक्कत आ रही, अब वो लोग भी बताएं क्या दिक्कत आ रही। कई वकीलों से दिक्कत होती है, हमें बताएं, हम लोग वो भी ठीक करें। एक आपका बड़ा सही प्रश्न था किस तरह हो, तो इसका मैं प्रयास करूंगा कि दोनों एक दूसरे की जब इज्जत करनी शुरू कर देंगे ना, तो अपना आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए बार एसोसिएशन क्या कदम उठाना? देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरे काम करते हैं, इसमें बार एसोसिएशन की कोई भी दिक्कत नहीं है। बार एसोसिएशन में जितने वकील आते हैं सब काम करने आते हैं और काम करते हैं। वो काम करें तब उन्हें पैसे मिलेगा, कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं। जुडिशरी अफसर को तनख्वाह मिलती है, वो उनके यहाँ पेंडिंग ज़्यादा है। जिसको काम नहीं करना चाहते ना, वो टालते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि काम हो जाए, ये काम हो, ये काम हो। हम तो वकील काम करने ही आते हैं, हमारी तरफ से कहीं भी, और हम लोग अनावश्यक हड़ताल करते भी नहीं है। केवल इसलिए करते हैं, एक वकील की डेथ में वो भी कार से विरत इसलिए रहते हैं कि वो वकील हमारे साथ 30 साल, 35 साल, 4 साल, 5 साल हमारे उसने काम किया है। अब वो हमारे साथ रहा है, अगर उसके हम अंत्येष्टि में भी जाते हैं, हम उसकी शव यात्रा में जाते हैं, उसके लिए हम लोग काम नहीं करते, इसलिए हम लोग हड़ताल करते हैं उस चीज़ की। और हमारे लिए और सारे दिन हम लोग तैयार हैं, हम लोग अदालत को उनको काम करते हैं। हम हर जगह मीडिएशन सेंटर में काम कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं इसके लिए कि जितने लंबित वाद है वो ट्रिब्यूनल में समाप्त हो जाए। हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ है कि निपटाने के चक्कर में हम क्वालिटी ना भूल जाएं। क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए और निर्णय अच्छे आने चाहिए। सर, जो युवा वकील हैं उनके लिए बार एसोसिएशन द्वारा क्या क्या नए नए कार्यक्रम किए जाएंगे? हम तो सेमिनार लगाने के उसमें है कि मैं सेमिनार सोच रहा हूँ, सेमिनार लगाएं जिसमें हम नए अधिवक्ताओं को और जो सीनियर अधिवक्ता है उनके लेक्चर कराएं, वो जाके सुने उस चीज़ को और सीखें। क्योंकि जो ये वकालत ही ऐसी चीज़ है जो यूट्यूब से नहीं आएगी। सब कुछ आप यूट्यूब से सीख लोगे, वकालत और चिकित्सा यूट्यूब से नहीं होगी, क्योंकि हर के फैक्ट्स अलग होते हैं। आप यूट्यूब तो एक चीज़ बताएगा, एक केस के बारे में बताएगा ना, हर के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। कानून में किस तरह इस्तेमाल करना अपने क्लाइंट के लिए, वो अधिवक्ता वही यूज़ कर सकता है जो पढ़ के करेगा। तो पढ़ना जरूरी है, मैं अधिवक्ता को वो पढ़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे हमारे यहाँ चुनौती सबसे बड़ी ये हो गई है, जब से यूसीसी लागू हुआ है तब से अधिवक्ताओं से मैरिज और आपकी विल, ये दोनों में हमारा रोल ख़त्म कर दिया है। वो बहुत गंभीर है मामला है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी विल करता है उसको लीगली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। एक अधिवक्ता ही बता सकता है उस प्रॉपर्टी को विल कर सकता है या नहीं कर सकता। हर प्रॉपर्टी का आदमी विल नहीं कर सकता, वो वही बता सकता है जिसको कानून का ज्ञान होगा, वही बता पाएगा कि हाँ इसमें विल हो सकती है, इसमें विल नहीं हो सकती। इन्होंने सेंटर को दे रखा है, सेंटर कैसे बता देगा? वो पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी है, 10वीं 8वीं पास आदमी कैसे बता देगा इस प्रॉपर्टी विल हो सकती है नहीं हो सकती? तो लिटिगेशन बढ़ेंगे, विल होगी, विल चैलेंज होगी। विल में पहले कौन साइन करेगा, पूरा एक्ट बना हुआ है, पहले कौन साइन करेगा, उसके बाद कौन साइन करेगा, किस प्रॉपर्टी को विल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वकील ही बता सकता है। इतने ये यूसीसी में बड़ी जल्दीबाजी में बनाया, मैं स्वागत करता हूँ, मैं विरोध नहीं हूँ। लेकिन दो चीज़ में, एक जो मैरिज रजिस्ट्रेशन में और एक हमारा इसमें विल में, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें वकील का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो उसके लिए आंदोलन हम करेंगे। पहले ही हमारी बात भी करें, हम संशोधन करेंगे, संशोधन नहीं हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस चीज़ को आप ठीक कर लें, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो हमारे हाथ में होगा हम लोग जरूर करेंगे। और आपको ये बात माननी पड़ेगी, और ये लोगों की हित की बात है, वकीलों की हित की बात नहीं, ये लोगों की हित की बात है। लिटिगेशन जितना कम हो उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि लिटिगेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सर, वकीलों की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? वकील की सुरक्षा के लिए हमारे तो अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बन पाया है। हम पहले तो कह रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो किसी तरह। पहले से ये बात हुई थी सेंटर में एक साथ लागू हो जाएगा, लेकिन हम जब मैं बन गया हूँ तो मैं इसकी भी कहूँगा, ड्राफ्ट हमारा तैयार है, मैं सरकार को भेजूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बने। क्योंकि हम लोग के वकीलों के, हम लोग इतने बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, कोई भी आके हमें गोली मार जाए, कोई किसी के आके वो करे, इसलिए हमारा प्रोटेक्शन एक्ट बनना बहुत जरूरी है। और सरकार, गवर्नमेंट ने उनके लिए तो बनाया ही है कानून, जनता के लिए तो कानून बना ही है, लेकिन हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट, जो एडवोकेट का प्रोटेक्शन एक्ट है, वो लागू करवाना जरूरी है। ये भी मेरी प्राथमिकता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू कराऊं और अच्छा लागू करवाऊं। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जो महिला वकील है उनके लिए क्या सुविधाएं और नीति पे कदम उठाए जाएंगे?
महिला अधिवक्ता आ रही हैं, अच्छी हैं। आजकल लड़के लड़की सब बराबर हैं और लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनके लिए कॉमन रूम्स बने हुए हैं और उनके लिए टॉयलेट अलग बनी हुई है, सुविधाएं उनके लिए पूरी दी गई है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो लोग। और हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन उनको जितनी लेडीज़ को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हम लोग बराबर देते हैं। अगर कहीं सुविधा कम होगी तो हम उसे भी पूरा करेंगे। लेडीज़ बहुत बढ़िया काम करती हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखती हैं और हमें लगता है कहीं अगर उनकी मदद की जरूरत होगी तो हम लोग पूर्णतः उनकी मदद करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में मतलब क्राइम बढ़ रहा है तो महिलाओं के लिए एक थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहिए? कानून तो काफ़ी बने हैं उनके लिए, वो कानून ढंग से इम्प्लीमेंट उनका हो तो शायद ये हो। और उत्तराखंड में मेरे ख्याल से और राज्यों के अपेक्षा यहाँ क्राइम बहुत कम है महिला के अगेंस्ट, यहाँ बहुत कम है। और फिर भी जो भी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं और जितने हैं सफिशेंट है। अगर वही ढंग से उनका इम्प्लीमेंट हो जाए तो शायद ये सारी अपराध बहुत कम हो सके। सर, उत्तराखंड में ई कोर्ट प्रणाली क्या संपूर्ण रूप से लागू हो चुकी है? ई कोर्ट प्रणाली शुरुआत है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ भी नेट की प्रॉब्लम आ रही है। कई जगह नहीं चलती है, नेट चलता है, कई जगह नहीं चलता। तो ई कोर्ट में अभी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि पेपरलेस कर देंगे तो शायद हो जाए। नए बच्चों को बहुत फ़ायदा है, जो कंप्यूटर जानते हैं, जो लोग करते हैं, वो लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी टाइम लगेगा, इतने ज़्यादा हमारे पास अभी संसाधन नहीं है कि हम लोग इतनी जल्दी करा पाएँ इसे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि डिजिटल फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में वकीलों की क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो उसके लिए हूँ कि फिजिकल जितनी वो हो सके, क्योंकि एक फौजदारी प्रैक्टिस करने वाला सिविल की प्रैक्टिस करना, एक बार जब जिरह करता है ना तो जिरह में उसके आव भाव गवाह के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे जज नोटिस करता है कि झूठ बोलते हुए शक्ल कैसी होती है, सही बोलते हुए शक्ल कैसी होती है। अगर आप डिजिटल में करा रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करा रहे हैं, आप फेस ही नहीं देख पा रहे हैं उसका, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है कौन नहीं मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो मैं तो फिजिकल हेयरिंग के लिए ज़्यादा वो करूँगा और फिजिकल हेयरिंग होनी भी चाहिए। कोर्ट का डेकोरम बना रहता है और एक अच्छा वो लगता है और नया अच्छा मिल सकता है उससे, इसलिए फिजिकल हेयरिंग के लिए मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जिसके लिए मजबूरी है तो वीसी से करे वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिजिकल हेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग की न्याय प्रणाली खत्म हो जाएगी अगर ये पूरी तरह बंद हो गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्ट नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।